नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा में हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने उठाया सनातन का मुद्दा। हिंदुओं पर अत्याचार का उठाया मामला। केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सीएम पद से दिया इस्तीफा। मुद्दे पर झारखंड कांग्रेस ने दी प्रतिक्रिया। कहा, सीएम से राज्य का संभालना हो गया था मुश्किल। हजारीबाग का ऐतिहासिक सरना ग्राउंड बनेगा और अधिक आकर्षक। विधायक प्रदीप प्रसाद ग्राउंड का किया निरीक्षण। अधिकारियों को तय समय में सुंदरीकरण कार्य के दिए निर्देश। रांची में जेपीएससी के अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। झारखंड सीएम के खिलाफ की नारेबाजी। सरकार पर राज्य के युवाओं को छलने का लगाया आरोप। और हजारीबाग जिले में लगातार बढ़ रहा है हाथियों का आतंक। पत्रकार दीपक कुमार का गिराया घर। टमाटर की फसल को भी किया नष्ट। शिकायत के बाद भी वन विभाग मौन। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास मंगलवार को आईईडी विस्फोट में सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। शहीद जवानों में से एक हजारीबाग झारखंड के कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी उर्फ पुनीत शामिल है। वे 25 साल के थे और उनकी शादी 5 अप्रैल को होनी थी। परिवार में उनके पिता अजिंदर सिंह बख्शी और माता नीलू बख्शी और एक छोटी बहन जसमीत है। शहीद कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी के घर से जायजा लिया और हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने देखी है पूरी रिपोर्ट। की बात कर रहे हो। बीते कल जो जम्मू कश्मीर में हादसा हुआ है, जो ब्लास्ट हुआ है, उसमें 2 जवान शहीद हो गए। उन 2 जवानों में एक जवान हजारीबाग का लाल करमजीत सिंह बख्शी उर्फ पुनीत है। अपने दर्शकों को बता दूं कि करमजीत सिंह बख्शी उर्फ पुनीत के घर पर है, स्थानीय जुल्लू पार्क में है। साथ ही साथ ये भी मैं बता दूं कि आज देर शाम उनके शव पहुंचने की यहाँ उम्मीद है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज से 14 से 15 दिनों पहले वो हजारीबाग आए थे अपने शादियों की तैयारियों को लेकर। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके का गमगीन माहौल है, वाकई उनके पिताजी से हमारी बात हुई, बोलने में वो असमर्थ थे, क्योंकि ये जो लम्हा, ये पल है, सबकी आंखें नम कर देने वाली है। और आगामी अगले ही अप्रैल महीने में 5 तारीख को उनका विवाह होना था, जो देश के लिए शहीद हो गए। आज पूरा ये माहौल, चूंकि अहले सुबह से ही लोगों का आना जाना यहाँ पर प्रारंभ है। लोग एक टकटकी उनके माता पिता से मिलना चाह रहे हैं, सांत्वना देना चाह रहे हैं। अभी लगातार जिला प्रशासन भी के पदाधिकारी आए हुए हैं। हम लगातार अभी इस खबरों से अपने दर्शकों को रूबरू करवाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्रेस न्यूज, हजारीबाग। हजारीबाग शहर का ऐतिहासिक सरना ग्राउंड अब और अधिक सुव्यवस्थित, स्वच्छ और आकर्षक बनने जा रहा है। हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के विशेष प्रयासों से इस दौरान इस मैदान के सुंदरीकरण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया। मंगलवार को विधायक स्वयं नगर निगम के नगर आयुक्त, सदस्यों और अन्य अधिकारियों के साथ मिशन ग्राउंड पहुंचे और कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने मैदान की सफाई, आधारभूत संरचनाओं के विकास और सुविधाओं के विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि कार्य गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा पे पूरा हो, ताकि जनता जल्द से जल्द इस सुविधा का लाभ उठा सके। इस अवसर पर सरना समिति के अध्यक्ष महेंद्र बेग सहित कई गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। मिशन ग्राउंड को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए जा रहे हैं। जो जिस अवस्था में था, जो इसकी खूबसूरती थी, उसको पुनः लाने का प्रयास किया जा रहा। इतना सुंदर जमीन है और खास करके खासबाग की सरकारी जमीन है, तो इसको साफ सुथरा करके एक बढ़िया ढंग से बनाया जाए। सरना पूजा भी होता है और सरना स्थल भी, वो भी ठीक से साफ सुथरा हो। बैड एलिमेंट का सिर्फ यहाँ जमावड़ा लगा हुआ रहता है। आज लोग ग्राउंड के लिए, घूमने के लिए लोग बेचैन हैं, लेकिन सुबह मॉर्निंग वॉक करने का हजारीबाग में जगह नहीं बचा है। इस तरह का हमारे पास अगर कोई धरोहर है तो उसको हम लोगों को संभालने की जरूरत है। इसको सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें लाइटिंग का, बैठने का, बेंच का और पेड़ पौधे लगाने का भी कोशिश करेंगे। इस मैदान को जितना जल्द से जल्द हो सुंदर बनाया जाएगा।
विधायक जी के द्वारा बोला जा रहा था कि मैदान को एकदम साफ सुथरा और सुंदर बनाया जाए और पूरा जैसे कि ये भी पूजा स्थल है तो बोले कि ईटा को हटा लिया जाए। हम बोले सर ईटा हम पूछ लेते हैं, उसके बाद हटाएंगे। पूजा स्थल है और हम लोग का वहाँ अखड़ा है और उधर पूजा स्थल है। बाकी जैसे होगा हम लोग बैठ के विचार कर लेंगे। जब विधायक जी तो बोले कि टोटल को एकदम साफ कर दिया जाए, कर दिया जाए। और जैसे बार बार मिशन मैदान का बात आता है तो मिशन मैदान नहीं, हर एक का नामांकन होता है। उसी तरह सरहुल मैदान का नामांकन हो, मतलब पेपर में भी जब मीडिया के द्वारा भी बार बार पूछा जाए तो कम से कम आपका सरहुल मैदान का ही जिक्र होना है। कहीं कहीं हम लोग भी इसका विरोध करेंगे, कोई बोर्ड लगता है तो उस पर विरोध करेंगे हम लोग। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बटका गांव विधानसभा के विधायक रोशन लाल चौधरी ने झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। झारखंड की जनता पर एक विशेष समुदाय के द्वारा लगातार अत्याचार किया जा रहा है। सरस्वती पूजा के दौरान रामगढ़ के सोसोकला, पतरातू प्रखंड के हेहल तथा विभिन्न जगहों में विशेष समुदाय के द्वारा सरस्वती पूजा विसर्जन के दिन मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया गया। झारखंड में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। एक विशेष समुदाय के द्वारा लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। जब भी किसी भी तरह का हिंदुओं का त्यौहार होता है, सरस्वती पूजा के दरमियान रामगढ़ जिला के सोसोकला गांव में, पतरातू प्रखंड के हेहल में, विभिन्न जगहों में मां सरस्वती की मूर्ति विसर्जन हो रही थी। एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा जबरदस्ती रोककर उनको खिलाफ मारपीट की गई और रास्ता रोका गया। ये कब तक चलेगा? क्योंकि वर्तमान सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। हिंदुओं के द्वारा जब थाना में एक विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ जब आवेदन दिया गया तो उल्टा हिंदुओं पर केस किया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। आज भी हिंदू समुदाय के लोग जो सोसोकला में छात्राओं के साथ मारपीट की घटना हुई थी, आज भी रिम्स में भर्ती हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों ने कार्यालय गेट के समक्ष सरकार के प्रति काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस राज्य के युवाओं से छलने का काम किया। पिछले काफी समय से एजेंसी के अध्यक्ष नहीं बनाए गए हैं, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष पद के लिए मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ की मांग की है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि सरकार बनने के कुछ ही दिन हुए हैं और व्यवस्था के कारण से अध्यक्ष नहीं बन पाए हैं। विभाग के कई कार्य बाधित हैं, लेकिन जल्द ही अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोग को आके गोली मरवा दे, इच्छा मृत्यु दे दे। इस संवैधानिक पद पे 6 महीना से अध्यक्ष पद खाली है। जब क्या आप अध्यक्ष नियुक्त कर देते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन आप चेयरमैन क्यों नहीं नियुक्त कर रहे हैं? क्या 10 करोड़ सुने कि 10 करोड़ रुपया में ये सीट बेचना चाहते हैं अध्यक्ष पद का? और जो 10 करोड़ रुपया देखिए आएगा, वो सरकार कहाँ जाएगा? वो जेपीएससी अध्यक्ष जो होगा वो कितने गरीब बच्चों को, मतलब जो मेडिटेरियस स्टूडेंट है, उनका जीवन नर्क में डाल देगा। ये सब स्थिति देखते हुए हम लोग 13 कैबिनेट मीटिंग का इंतजार किए, 6 बार मुख्यमंत्री से मिले, सब कुछ होने के बावजूद भी ये सरकार मनमानी कर रही है। हम लोग को मतलब घास बराबर वैल्यू नहीं दे रही है। हम लोग आंदोलन करके मर गए, मुख्यमंत्री से मिलकर मर गए, सारे मीडिया बंधु भी प्रश्न उठाते उठाते मर गए, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस सरकार नहीं दे रही है। इसलिए हम लोग आए हैं कि हम लोग अब यहीं मर जाएंगे, आखिर मरना तो कहीं है ही है। ऐसा है कि सरकार बने हुए 2 महीना से ज्यादा का अरसा गुजर गया है। मुख्यमंत्री भारी व्यस्तताओं के बावजूद ये जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पाए हैं। उनको इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और अविलंब जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करनी चाहिए। उसकी वजह से कई काम हैम्पर हो रहे हैं। सब फाइल का अनुमोदन अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में जेपीएससी का कोई काम नहीं हो पा रहा है। मेंस का एग्जाम भी जो लिया जाना था वो भी अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे में छात्रों के भविष्य के साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी अविलंब संज्ञान लेंगे और अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे।
बक्सर मुख्यालय में ग्राम रक्षा दल ने अपनी मांग के समर्थन में प्रदर्शन किया है। आपको बताते चले कि ग्राम रक्षा दल के सैकड़ों सदस्य अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए भारी संख्या में बक्सर मुख्यालय पहुंचे थे। इस दौरान सरकार के रवैये के नाराज प्रदर्शनकारियों ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गौरतलब हो कि पूरे बिहार में ग्राम रक्षा दल साहब पुलिस मित्र की संख्या लगभग 8000 है और साल 2012 से ही ये लोग पंचायत में काम कर रहे हैं। ये लोग स्थानीय पुलिस के संपर्क में रहते हैं और इनका कहना है कि सरकार इनकी ना ही कोई मानदेय की राशि तय की है और ना ही इन्हें अस्थायी किया जा रहा है। जगह जगह गया, पटना, जगह जगह हर जगह 38 जिला में हम लोग का प्रदर्शन चल रहा है। हम लोग का निबंधन संख्या 415212। हम लोग बिहार ग्राम रक्षा दल के मंत्री कमलेश कुमार राय, जिसके जरिए हम लोग को पूरी संस्था चलती है और हम लोग की मांग पूरी नहीं की जाती। हम लोग पटना के पूरे सरजमी पर अपना कदम को बढ़ाने का काम करेंगे और हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे ताकि हमारी बातें नीतीश कुमार तक सुनाई दे। हम लोग का लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक से हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी। एक सिपाही है हम लोग बिहार सरकार के माध्यम से, जो कि आज तक हम लोग 2012 से कार्य करते हैं। जो भी घटनाएं घटता है उसमें जाकर शामिल हो जाते हैं। हम लोग अपने जिंदगी को परवाह नहीं करते हुए भी जाकर वहाँ पर एक्सीडेंट होता है तो वहाँ भी मदद करते हैं। किसी तरह का क्षति होता है, अगला भी हो उसमें जाकर छूट जाते हैं। लेकिन हम लोग आज तक मानदेय नहीं दिया गया, ना अस्थायी किया गया। सरकार से हम लोग का यही मांग है, इसीलिए हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं, रोड मार्च निकाल रहे हैं। 12 से ही लगातार कार्य कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं। खबर बक्सर जिले के सिमरी प्रखंड क्षेत्र से है, जहां मंगलवार को जन वितरण प्रणाली दुकानदारों ने सरकार से अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सरकार हम लोगों का मानदेय देगे और हम कमीशन कर काम नहीं करेंगे। साथ ही अपनी 8 सूत्रीय मांगों को एक मांग पत्र खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी को सौंपा है। पीडीएस दुकानदारों का कहना है कि जब तक सरकार हम लोगों की मांग पूरा नहीं करेगी तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। 2008 से हम लोग लगातार सरकार के हर समक्ष हम लोग मांग रखते आ रहे हैं। सरकार सिर्फ हम लोगों को लॉलीपॉप दे करके हमेशा हड़ताल तुड़वाने का काम करती है। हम लोग सरकार के बहकाव में आकर के उनके हम लोग हड़ताल तोड़ देते हैं, लेकिन आज तक सरकार हम पर कोई भरोसा नहीं किया। आज हम लोग भूखे मर रहे हैं। 90 पैसा कमीशन पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें 3-3, 2-2 हमारे नॉमिनी है। आप बताइए 90 पैसा में एक आदमी डीलर का 50 क्विंटल या 40 क्विंटल अनाज मिलता है। 90 पैसा के हिसाब से आप लोग जोड़ लीजिए, उसमें रूम भाड़ा है, एक आदमी को हम लोग साथ में रखते हैं बांटने के लिए। ये इसके बाद इलेक्ट्रिक का खर्चा है, हम लोग कहाँ से देंगे? हम लोग को करो मरो की स्थिति में हम लोग हैं, भूखे हम लोग मर रहे हैं। हम लोग मशीन लेकर के आए हैं कि मशीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी महोदय हमारा मशीन ले लीजिए। आप भूखा जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका अनाज बाधित न हो, आप किसी माध्यम से आप अनाज बंटवा दीजिए। हम लोग चाहते हैं कि खाद्य सुरक्षा नियम जो है उसके तहत किसी भी गरीब भूखा ना रहे। हमारा मशीन वापस लेकर के वैकल्पिक व्यवस्था आप करवाइए। तो समस्या हजारीबाग जिले में हाथी का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात 20 हाथियों के झुंड ने भवन वय के चहला गांव में पत्रकार दीपक कुमार का घर गिरा दिया, जहां वे खेती करते थे और वहां एक डोबा और 4 एकड़ में लगे टमाटर की फसल को भी नष्ट कर दिया है। आपको बताते चले कि इससे कुछ दिन पहले हाथियों ने एक महिला को कुचलकर जान ले ली थी। जिले में हाथियों से मौत का ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल पिछले 3 महीने से हाथियों का झुंड इन दिनों चहला वन क्षेत्र में विचरण कर रहा है। वन विभाग चुप्पी साधे हुए है तो गांव के लोगों ने कई बार हाथियों को भगाने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद हाथियों के झुंड ने जंगल और गांव के आसपास घूम रहे हैं और कई लोगों के घर और फसल हाथियों की चपेट में है। अब इंसान भी हाथियों के निशाने पर आ रहा है। इंसान को देखकर हाथी हमलावर हो जा रहे हैं। 3 महीना से वहाँ पे 20-22 की संख्या में हाथी है। यहीं पे बहुत दूर नहीं, ये पहाड़ी के पीछे चहला गांव है, नदी के ऊपर। और वन विभाग के कई बार इसको सूचना दिया गया, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रहेगा। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले एक लड़की का भी हाथी ने पटक के जान ले लिया था और आज से 3-4 दिन पहले चानो में भी एक व्यक्ति को पटक के सुबह सुबह मार दिया। तो ऐसे में वो हाथी वहाँ विचरण कर रहा है और आज मेरे
खेत में रात में 20 की संख्या में हाथी घुसा और मेरा घर भी तोड़ दिया, क्योंकि विजुअल में आप लोग देख रहे हैं। पूरा घर भी तोड़ दिया और जो फसल लगा हुआ था 4 एकड़ में टमाटर लगा हुआ था वो बिल्कुल नेशनल नाबूद कर दिया। मेरा मशीन तोड़ दिया, जितना बैरिकेटिंग लगा हुआ था सारा कुछ तोड़ दिया। और ये लगातार हम पर 2 साल से ये हमला हो रहा वहाँ पे मेरे ज़मीन पे। पिछले बार 4000 तरबूज खा लिया था। एक तरबूज 8 किलो 9 किलो का था। अब सोचिए 4000 तरबूज 4 एकड़ में लगा हुआ तरबूज सब चट कर दिया। हमें कई बार बंद, क्योंकि लगातार इस तरह के का माने नुकसान हो रहा है, तो ये क्या माने प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन क्या कुछ कह रहा है? कुछ भी नहीं। रात में भी हमने वन विभाग के जो सिपाही है दीपक, उनको फोन किए थे। उन्होंने बोला हम क्या कर सकते हैं, बाकुड़ा से आएगा। अब लगभग 3 महीना का हाथी हुआ, 1 साल से बदले, लेकिन 3 महीना से इतना परेशान कर रहे थे, परेशान कर रहे। एक गाँव किसी का गेहूं खा गया। अभी लगभग 4 आदमी का ऐसा है खड़ा जिसके 7-7 एकड़ 8-8 एकड़ में गेहूं लगा हुआ था, आज चट कर गए। इतना छोटा छोटा गेहूं बचा। तो वहीं जमशेदपुर में रक्त की कमी को देखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। आपको बताते चले कि खाकड़ी पाड़ावारी आश्रम वीरावपाड़ी संघ में पूर्व सचिव स्वर्गीय नंदलाल महतो की याद में 16वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस संबंध में आयोजनकर्ताओं ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में रक्त की काफी कमी होती है। इसी को देखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मेरा कहना यह है कि हम लोग हर साल इस तरह का जो रक्तदान शिविर का आयोजन हम लोग हर साल करते हुए आ रहे हैं। और खासकर हमारे ग्रामीण जो एरिया है इसमें रक्त हमेशा कमी होते रहता है और रक्त जो है ये खरीदने से भी नहीं मिलता, ये हमेशा डोनेट करने से ही मिलता है। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आसपास भी जितने भी है, जैसे नरवा, कुकराडी, गेड़ो, वहाँ का युवा आ रहे हैं धीरे धीरे। और हम लोग कोशिश रहेगा कि अगले साल इससे भी और भय रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे। ठीक है। आज हम लोग का बीनापानी संघ प्रांगण में एक रक्तदान शिविर का हम लोग आयोजन किए हैं, जो हम लोग हमारे पूर्व सचिव जो है स्वर्गीय नंदलाल महतो जी की याद में 11 फरवरी को हर साल हम लोग मनाते आ रहे हैं। ये हम लोग का 16वां साल है। एक्चुअली सर ग्रामीण क्षेत्र में खून की बहुत जरूरत पड़ती है, लेकिन हम लोग इधर ज़्यादा रक्त दाता नहीं है, तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं युवाओं को जुड़ने के लिए, ताकि काफ़ी संख्या में हम लोग जो रक्त की कमी है उसको हम लोग पूरा कर सकें। जमशेदपुर स्थित जादूगोड़ा के राखा माइंस नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल में वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक डांस, संगीत और नाटक प्रस्तुत किए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में बच्चों के अभिभावक भी पहुंचे थे। इसके अलावा संस्था के अध्यक्ष M.K. झा, प्रिंसिपल अवधेश कुमार शर्मा समेत कई मुख्य लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। आज हमारा एक्चुअली ये कार्यक्रम 10 विद्यालयों को लेके अलग अलग दिन में निर्धारित किया गया था। जैसा आपको विदित है कि पहले भी हमारे प्रोग्राम जो है राजेंद्र विद्यालय ऑडिटोरियम में किए गए हैं। उसके बाद 10 तारीख को हमारा प्रोग्राम जो है संदीप पोखर में किया गया। और आज राखा माइंस जो हमारे CBSE से संबद्धता प्राप्त स्कूल है, में आज वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें जो श्रेष्ठ प्राप्तांक लाए हैं बच्चे और जिनका जो अटेंडेंस है वो श्रेष्ठ रहा है, अच्छा 100% रहा है, वो आज हम उन्हें पारितोषिक देकर सम्मानित कर रहे हैं। क्या क्या कार्यक्रम हुआ आज बच्चों के द्वारा झांकी प्रस्तुत की गई, थोड़ा स्टेज के माध्यम से नाटक की प्रस्तुति की गई, बच्चे डांस के माध्यम से संदेश दिए। दहेज प्रथा, महिला के प्रति आज जिस तरह से शोषण हो रहा है, नृत्य नाटिका के माध्यम से प्रस्तुत की गई, जैसा आपने देखा। और बच्चों ने नृत्य के माध्यम से भी विविधताओं में एकता का परिचय दिया। पूरे परिवार को फंसाए जाने को लेकर पिता बेटे SSP ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने लिखित आवेदन देकर उचित जांच कर न्याय की मांग की है। आपको बताते चले कि पति संदीप कुमार ठाकुर, उसके पिता कामेश्वर कुमार ठाकुर SSP ऑफिस पहुंचे। लिखित आवेदन में कहा कि मेरी पत्नी सपना कुमारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस मामले में पूरे परिवार को फंसाया जा रहा है और प्रार्थी ने मांग उचित जांच कर न्याय दिलाने की मांग की है। केस कर दिए गए मेरे खिलाफ मेरे ससुराल वाले के द्वारा। इसमें मेरी पत्नी सपना कुमारी ने 7 फरवरी
2025 को करीब 12 बजे के लगभग फांसी लगा दी थी। मेरे से करीब 3-4 दिन के पहले से ही मन मुटाव हो रहा था, तो उसकी वजह से मेरे ससुराल वालों ने मेरे खिलाफ हत्या और झूठी दहेज के लिए अपने केस मुकदमा कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी बेकसूर इसमें जेल ना जाए और मैं इसमें आपका निष्पक्ष जांच का मांग करता हूँ। लड़का के पिताजी कामेश्वर ठाकुर बोल रहे हैं। मेरे बहू थी, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ घर में और बहुत अच्छा से हम मानते थे, रहते थे साथ में मिल के। एक दिन भी हमको भी नहीं पता चला कि मेरा बच्चा को ऐसा ऐसा धमकी देता है। बच्चा कभी हमको नहीं बोला, न बहू बोली मेरी। तो अचानक अभी इसका मोबाइल में व्हाट्सएप में सब हमको दिखा रहा है, कल दिखा रहा है हमको कि ऐसा ऐसा धमकी देते थे पापा, ऐसा बोलते थे, कसम देते थे कि किसी को नहीं बोलना है। तो हम ये बात जानते हैं, पहले तो हम इसका माँ बाप लड़की को माँ बाप के बोलते हैं, हम अपना समझते हैं। मुझे अलग चाहती तो हम अलग कर देते हैं, खाने के लिए, रहने के लिए, रूम में अलग रहते हैं। लेकिन ये सब कुछ मालूम नहीं था। तो अचानक फांसी लगा ली थी और हम लोग अपना अपना ड्यूटी में थे। 3 बेटा मेरा है, उसमें एक बेटा घर में था, बाथरूम गया था नहाने के लिए। एगो बहू थी, वहाँ के छत पर कपड़ा पसार रही थी और 2 बेटा अपना ड्यूटी किया था और हम भी अपना ड्यूटी गए। गोपालगंज जिले के कुचायाकोट थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने थाना क्षेत्र के NH 27 बलथरी चेकपोस्ट के पास एक वाहन जांच के दौरान एक कार से करीब 17 किलो मादक पदार्थ गांजा के साथ 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार गांजा तस्करों में एक उत्तर प्रदेश का तो दूसरा चंपारण का रहने वाला है, जिनके नाम लिरिक यादव और लवकुश कुमार है। पुलिस ने कार और गांजा को जब्त करते हुए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। कुचायकोट थाना अंतर्गत कल देर रात्रि में एक वाहन से एक SUV गाड़ी से लगभग 17 केजी गांजा बरामद किया गया है और 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ के क्रम में बताया जा रहा था कि बिहार के किसी क्षेत्र से ये यूपी ले जा रहे थे गांजा और इसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग की गई है और बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस पे काम चल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन वक्त हो चुका है राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आज का विषय हर किसी के मन को विचलित करने वाला है। इसकी वजह है झांसी के सरकारी मेडिकल कॉलेज में लगी आग, जो इतनी भयानक थी कि इसमें न्यूली बॉर्न बेबी यूनिट में भर्ती 11 बच्चे जिंदा जलकर राख हो गए। इस खबर से पूरा देश सहम गया। आपने सरकारी अस्पतालों में कई तरह की लापरवाहियों के बारे में सुना होगा। अभी कुछ ही दिन पहले पता चला कि न्यू बॉर्न बेबी की आंख नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी चूहे ने उसे कुतर लिया। एक अस्पताल में तो नवजात शिशु को वहां घूम रहे आवारा कुत्तों ने ही नोच नोच कर खा लिया। झांसी के हॉस्पिटल में उस वक्त करीब 50 बच्चे एडमिट थे, जिनमें से 39 को सेना और फायर ब्रिगेड ने बचा लिया। उस वक्त मौजूद लोगों ने बताया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग के कारण आग लगी, जिससे धमाका हो गया और पूरे वार्ड में आग फैल गई।